बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टूडेंट्स, आज का हमारे पास टॉपिक है जी इफ़ेक्ट्स ऑफ करंट। इससे पहले की वीडियोस में हमने इलेक्ट्रिक करंट को डिटेल में डिस्कस किया था। आज का टॉपिक है जी इफ़ेक्ट्स ऑफ करंट। करंट के इफ़ेक्ट्स को हम डिस्कस करने वाले हैं, जिसको लिस्ट आउट करते हैं। नंबर 1 पे हीटिंग इफ़ेक्ट, नंबर 2 पे मैग्नेटिक इफ़ेक्ट और नंबर 3 पे केमिकल इफ़ेक्ट। तो आज की इस वीडियो में हम सिर्फ 2 इफ़ेक्ट्स को डिस्कस करेंगे, हीटिंग इफ़ेक्ट एंड मैग्नेटिक इफ़ेक्ट। केमिकल इफ़ेक्ट को हम आने वाली वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं जी हीटिंग इफ़ेक्ट से। स्टूडेंट्स, आपने गौर किया होगा कि जिन चीज़ों में से करंट फ्लो करता है वो चीज़ें गर्म हो जाती है, यही करंट का हीटिंग इफ़ेक्ट कहलाता है। फॉर एग्जांपल, आपके पास एक वायर है, उस वायर को जब आप एक बैटरी के साथ कनेक्ट करते हैं तो उस वायर में से करंट फ्लो करता है। करंट के फ्लो करने की वजह से उसका टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है, यही करंट का हीटिंग इफ़ेक्ट कहलाता है। इसी चीज़ को हमने यहाँ पे राइट किया कि फ्लो ऑफ करंट इन अ वायर इंक्रीजेज इट्स टेम्परेचर, कि जब किसी वायर में से करंट फ्लो करता है तो वो उसका टेम्परेचर इंक्रीज कर देता है, यही करंट का हीटिंग इफ़ेक्ट कहलाता है। ठीक है जी। अब ये हीटिंग इफ़ेक्ट क्यों होता है, किस वजह से होता है, उस चीज़ को हम यहाँ से समझते हैं। स्टूडेंट्स, ये हमारे पास एक मेटालिक कंडक्टर है, कोई भी लेटेस्ट आप कंसीडर कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे एक मेटालिक कंडक्टर को कंसीडर किया है, जिसमें क्या है जी एटम्स है। अब एटम्स के जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो रैंडमली मूव करेंगे तब जब आपने इस कंडक्टर को किसी बैटरी के साथ कनेक्ट नहीं किया होगा। जब आपने इस मेटालिक कंडक्टर को किसी बैटरी के साथ कनेक्ट नहीं किया होगा तो ये इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे ये फ्रीली रैंडमली मूव करेंगे ड्यू टू थर्मल एनर्जी। लेकिन जब आप इसी कंडक्टर को किसी बैटरी के साथ कनेक्ट करते हैं तो फिर बैटरी इन इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी देती है। ये इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी लेके फास्ट मूव करते हैं एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं पॉजिटिव टू नेगेटिव फील्ड की डायरेक्शन होगी, तो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो फील्ड के अपोजिट मूव करेंगे। पॉजिटिव ये टर्मिनल है, नेगेटिव ये टर्मिनल है, तो फील्ड की डायरेक्शन इस तरफ होगी। इलेक्ट्रॉन्स देख सकते हैं आप कंडक्टर के अंदर इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। अब क्यों मूव कर रहे हैं, क्योंकि बैटरी ने उन पे वर्क किया है। तो बैटरी जितनी इन इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी देगी, उस एनर्जी की वजह से ये इलेक्ट्रॉन तेज़ी से मूव करेंगे इस तरफ। अब जैसे ये मूव करेंगे तो इनके आगे रुकावटें आएंगी, मतलब इनके आगे एटम्स आएंगे, मीन्स के पॉजिटिव आयंस होंगे। तो जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन्स इन पॉजिटिव आयंस के साथ कोलाइड करेंगे, टकराएंगे, तो ये अपनी एनर्जी इन पॉजिटिव आयंस को ट्रांसफ़र कर देंगे, जिसके रिजल्ट में ये पॉजिटिव आयंस की वाइब्रेशन इंक्रीज हो जाएगी। यही एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट एनर्जी होगी। दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि जो बैटरी इन इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी देगी, ये इलेक्ट्रॉन्स जब इस डायरेक्शन में मूव करेंगे तेज़ी से तो ये इन पॉजिटिव आयंस के साथ कोलाइड करेंगे। तो ड्यू टू कोलिजन ये इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी इन पॉजिटिव आयंस को ट्रांसफ़र कर देंगे। यही एनर्जी हीट एनर्जी कहलाएगी, जिसके रिजल्ट में ये पॉजिटिव आयंस क्या करेंगे जी, इनकी वाइब्रेशंस इंक्रीज हो जाएगी, इनका एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा। तो यही एनर्जी हमारे पास क्या होगी, इन द फॉर्म ऑफ हीट एनर्जी होगी। तो ओवरऑल हमारे पास जो कंडक्टर होगा ये क्या हो जाएगा, हीट अप हो जाएगा। तो वही बात कि जब किसी कंडक्टर में से करंट फ्लो करता है तो उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है। ठीक है जी। तो इसी चीज़ को हमने यहाँ पे लिखा है शॉर्टकट के ट्रांसफर ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू एटम्स ऑफ द मेटालिक कंडक्टर। कि दोबारा बता देता हूँ कि हीटिंग इफेक्ट की कॉज क्या है, कि जब आपके पास इलेक्ट्रॉन्स इस एटम्स के साथ, मतलब पॉजिटिव आयंस के साथ कोलाइड करेंगे तो ये अपनी एनर्जी इनको ट्रांसफ़र कर देंगे। वही एनर्जी आपके पास इन द फॉर्म ऑफ हीट होगी। तो ये हमारे पास इसकी क्या होगी जी, कॉज होगी। यही कॉज मैंने यहाँ पे शॉर्टकट लिखी है, लेकिन आपकी बुक में यहाँ पे जो है हीटिंग इफेक्ट की कॉज दी गई है। जिन लाइंस को मैंने अंडरलाइन किया हुआ है ये आपके पास क्या है, हीटिंग इफेक्ट की कॉज है। तो यहाँ से आप इसको लिखेंगे। आगे बात कर लेते हैं जी फार्मूले की, कि जब हमने बैटरी कनेक्ट की तो बैटरी ने इन इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी दी, मतलब इन पे वर्क किया। वही वर्क किसके इक्वल है जी, वर्क इज इक्वल टू Q इंटू V। इसको हम पहले की वीडियो में डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। और जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स पर सेकंड फ्लो करेंगे वो हमारा करंट कहलाएगा। वही करंट की मैथमेटिकल इक्वेशन होगी I इज इक्वल टू Q ओवर T। T इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा
जाएगा तो Q इज इक्वल टू आई मल्टीप्लाई टी बन जाएगा, और अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इज इक्वल टू आई आर होता है। ठीक है, अब ये Q और ये वाली V की वैल्यू आप इस इक्वेशन में पुट कर देंगे तो आपके पास यहाँ पे ये इक्वेशन बन जाएगी। देखिए इस Q की जगह आई टी लिखा और इस V की जगह आई आर लिखा, तो I को I से मल्टीप्लाई करेंगे तो आई स्क्वायर और आर टी वैसे का वैसे, और जो हमारा यहाँ पे वर्क है वो किस फॉर्म में है जी, हीट की फॉर्म में है, तो इस वर्क को रिप्लेस कर सकते हैं H के साथ, तो H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी बन गया, जो कि जूल्स लॉ कहलाता है। ठीक है, मैट्रिक में आपने जूल्स लॉ पढ़ा था, तो ये हमारे पास जूल्स लॉ की मैथमेटिकल इक्वेशन है। ठीक है जी, अब स्टूडेंट्स बात कर लेते हैं कि जो हीट है ये किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। तो नंबर 1, हीट जो है करंट पे डिपेंड करती है। हीट जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ द करंट के नहीं बल्कि करंट की स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है हीट। मतलब अगर करंट 2 टाइम इंक्रीज करेंगे तो हीट 4 टाइम इंक्रीज होगी, अगर आप करंट को 2 टाइम डिक्रीज करेंगे तो हीट 4 टाइम डिक्रीज होगी, क्योंकि यहाँ पे करंट का स्क्वायर है तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4। ठीक है, उसके बाद जो हीट है वो रेजिस्टेंस पे भी डिपेंड करती है। हीट जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेजिस्टेंस आर के। इसका मतलब अगर हम रेजिस्टेंस कम करेंगे तो हीट कम हो जाएगी, रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी तो हीट भी ज़्यादा होगी। अब स्टूडेंट्स एक पॉइंट और याद रखिएगा कि जो रेजिस्टेंस होती है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है लेंथ के। तो इसका मतलब अगर वायर की लेंथ हम कम कर दें तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगी, रेजिस्टेंस कम हो जाएगी तो हीट भी कम हो जाएगी। तो इसका मतलब डायरेक्टली हम ये स्टेटमेंट दे सकते हैं कि किसी वायर की लेंथ को बढ़ाने से या कम करने से कम करेंगे तो हीट भी कम हो जाएगी, और अगर किसी वायर की लेंथ बढ़ाएंगे तो हीट भी बढ़ जाएगी। तो ये बात हम कह सकते हैं और ये बात बिल्कुल ठीक है। लेकिन यहाँ पे छोटा सा एक इंपॉर्टेंट MCQs याद रखिएगा कि बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे गलती करते हैं, इस रिलेशन को तो याद रख लेते हैं लेकिन ये रिलेशन कब यूज़ होता है ये वाली बात वो भूल जाते हैं। मैं आपको इसको छोटी सी एग्जांपल से समझाता हूँ, बल्कि एक छोटा सा इंपॉर्टेंट MCQs डिस्कस कर लेते हैं कि मेरे पास एक वायर है जिसकी रेजिस्टेंस क्या है जी R। ये हमारे पास एक वायर है, लेट करें इसकी रेजिस्टेंस क्या है R। जब इस वायर को मैं एक बैटरी के साथ कनेक्ट करूँगा तो उसका पोटेंशियल क्या है जी V, और इसमें फ्लो करने वाला करंट क्या है I। ठीक हो गया। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे हीट तो होगी, लेकिन अब मैं क्या करता हूँ कि इसी वायर को हाफ कर देता हूँ, यहाँ से इसको काट देता हूँ, आधा कर देता हूँ, और फिर ये वाली हाफ वायर मैं उसी बैटरी के साथ दोबारा कनेक्ट कर देता हूँ। तो अब मुझे बताएं हीट जो है वो पहले वाली हीट से कम होगी या ज़्यादा होगी, या हीट पे फ़र्क नहीं पड़ा होगा, हीट उतनी होगी जितनी पहले थी। तो दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि एक हमारे पास वायर है जिसकी रेजिस्टेंस R है, इसको हमने एक बैटरी के साथ कनेक्ट किया जिसका पोटेंशियल क्या है V, और इसमें फ्लो करने वाला करंट की वैल्यू क्या है I। अब हम क्या करते हैं कि इस वायर को यहाँ से काट देते हैं, आधा कर देते हैं, फिर इस आधी वायर को मैं उसी बैटरी के साथ कनेक्ट कर देता हूँ। तो अब मुझे बताएं कि इस आधी वायर को जब हमने बैटरी के साथ कनेक्ट किया तो इसमें से भी करंट फ्लो करेगा, लेकिन इस पे जो हीट होगी, इसकी हीट वो बढ़ जाएगी, कम हो जाएगी या सेम रहेगी। अब आपके माइंड में सिर्फ एक ही बात आ रही होगी कि देखिए अगर किसी वायर की लेंथ को कम कर दिया जाए तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगी, रेजिस्टेंस कम हो जाएगी तो हीट कम हो जाएगी। तो आप बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं कि इसकी हीट कम हो जाएगी, लेकिन आप छोटी सी गलती कर रहे हैं। वो क्या कि ये वाला रिलेशन कब यूज़ करना है ये बात आपके माइंड में नहीं आ रही। तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा ये रिलेशन तब आप यूज़ कर सकते हैं कि रेजिस्टेंस के कम होने से हीट भी कम होगी जब करंट की वैल्यू कांस्टेंट होगी। मैंने तो यहाँ पे आपको करंट की वैल्यू नहीं बताई कि पहली बार कितना था, दूसरी बार कितना है, ये बात मैंने नहीं बताई, ना ही बताऊंगा। लेकिन आपको सिर्फ मैंने ये कहा कि मैंने उस वायर को आधा कर दिया और उसी बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया, मैंने करंट की वैल्यू तो नहीं बताई। तो इसीलिए आप गलती क्या कर रहे थे कि आपने डायरेक्ट ये बात कर दी कि लेंथ के कम होने से रेजिस्टेंस कम, रेजिस्टेंस के कम होने से हीट कम। करंट पे तो आपने गौर ही नहीं किया। इसका मतलब मैंने तो नहीं बोला कि करंट कांस्टेंट है। जब करंट कांस्टेंट होगा फिर आपकी बात ये ठीक होगी। तो अब स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि जब आपने इस वायर की लेंथ को हाफ किया तो लेंथ के कम होने से रेजिस्टेंस कम होगी, रेजिस्टेंस के कम होने से इस करंट पे फर्क पड़ेगा, इस करंट पे फर्क पड़ेगा। उस करंट की वैल्यू आप अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ अप्लाई करके आप उस करंट की वैल्यू को फाइंड करेंगे, फिर वो करंट की वैल्यू आप यहाँ पे पुट करेंगे तो आपको हीट मिलेगी। फिर पता चलेगा कि हीट इंक्रीज हुई है या डिक्रीज हुई है।
ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखिएगा। इसी तरह एक और रिलेशन भी आप यूज कर सकते हैं हीट का, कि इस आई की जगह आप लिखें वी ओवर आर, मतलब वी स्क्वायर ओवर आर स्क्वायर, एक आर से कैंसिल हो जाएगा, तो हीट आ जाएगी वी स्क्वायर ओवर आर इंटू टी। अब ये फार्मूला कब यूज करेंगे, जब आपके पास जो वोल्टेज होगी वो कांस्टेंट हो, तो फिर आर जो है ये उस हीट के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। लेकिन आप इसको यूज नहीं करेंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे, नहीं तो आप सिर्फ जब भी आपसे हीट के बारे में पूछा जाए तो आप यही वाला रिलेशन यूज करेंगे, ठीक है जी। तो उसके डिफरेंट फिर केसेस हैं कि जब आप एक बल्ब होता है तो फिर तो आपके पास सर्किट के अंदर ये वी स्क्वायर ओवर आर इंटू टी, आई स्क्वायर आर टी, ये वाले फार्मूले लग जाते हैं। लेकिन जब हम सीरीज कम्बिनेशन, पैरेलल कम्बिनेशन बनाएंगे तो फिर वहाँ पे जो वी स्क्वायर ओवर आर इंटू टी वाला फार्मूला है वो फेल हो जाएगा। फिर इसके क्या कंडीशंस होंगे, किस तरह से उसको हम सॉल्व करेंगे, ये फिर अलग बहस है, इसको हम इंशाल्लाह कभी डिस्कस करेंगे डिटेल में। अब लास्ट में है जी हीटिंग इफेक्ट के एप्लीकेशंस। तो एप्लीकेशंस में इलेक्ट्रिक हीटर, जिसको आपने डेली लाइफ में अपने घरों में देखा होगा कि जब हीटर में से करंट फ्लो करता है तो वो गर्म हो जाता है, तो अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट की वजह से हीटिंग इफेक्ट है। इसी तरह इलेक्ट्रिक आयरन या केटल की भी एग्जांपल आप यूज़ कर सकते हैं। अब बात करते हैं जी मैग्नेटिक इफेक्ट की। तो मैग्नेटिक इफेक्ट को डिस्कस करने से पहले स्टूडेंट्स मैग्नेटिक फील्ड के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। तो लेट करते हैं कि ये हमारे पास दो मैग्नेट्स हैं। जैसे ही हम इन दो मैग्नेट्स को एक दूसरे के करीब लेके आते हैं, अभी ये आपस में एक दूसरे के साथ टच नहीं हुए, मतलब ये आपस में मिले नहीं है कि पहले ही यहाँ पे जैसे ही पहुँचे तो इन्होंने एक दूसरे पे फोर्स लगाना शुरू कर दी। होना तो यूँ चाहिए था कि जैसे ये मिलते तो फिर हम समझते हैं कि हाँ ठीक हो गया है, कि फोर्स लगी है। लेकिन जैसे ही एक दूसरे के करीब पहुँचते हैं, यहाँ पे अभी टच नहीं हुए, कि हमें फील होने लग गया कि एक दूसरे पे फोर्स लगा रहे हैं, खींचना चाहते हैं एक दूसरे को या रिपेल करना चाहते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या चीज़ है जो इनको एक दूसरे के करीब लेके आना चाहती है। तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि इनके अराउंड जो इफेक्ट होगा वही फील्ड कहलाएगा। उसी बात को आप यहाँ पे गौर से देखिएगा कि यहाँ पे हमारे पास दो मैग्नेट्स हैं। जैसे ही हम दोनों मैग्नेट्स को एक दूसरे के करीब लेके आए, देखिए अभी हम ये यहाँ पे पहुँचे हैं, देखिए ना ये वाला पोल इस पोल से अटैच नहीं है। इसका मतलब जैसे आप करीब लेके आते हैं तो अभी टच नहीं हुए कि पहले ही ये एक दूसरे पे फोर्स लगा रहे हैं। तो क्या चीज़ है यहाँ पे जो इनको मिलाने की कोशिश कर रही है? इनको मिलाने की कोशिश कर रही है जी इनका फील्ड। जो इन मैग्नेट्स के अराउंड उसका इफेक्ट होगा वही उसका इफेक्ट मैग्नेटिक फील्ड कहलाएगा। तो इसका मतलब इस मैग्नेट के अराउंड क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो यहाँ पे ये क्या मैच हो रहा है जी? मैग्नेटिक फील्ड हो रहा है, जिसकी वजह से फोर्स एक्सर्ट होगी या एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है जी। तो अगर इसी मैग्नेटिक फील्ड को आप डिटेक्ट करना चाहते हैं, क्योंकि नज़र तो आएगा नहीं है, सिर्फ आप इसको फील कर सकते हैं, तो अगर आप इसको डिटेक्ट करना चाहते हैं तो इस मैग्नेट के फील्ड को डिटेक्ट करने का जो आसान तरीका है वो ये कि आप एक सिंपल डिवाइस यूज़ करें जी, कंपास। तो इस कंपास को जैसे ही आप इस मैग्नेट के करीब लेके आएंगे तो इसकी जो नीडल है वो मूव करना शुरू कर देगी। तो जिस तरफ मैग्नेट का नॉर्थ पोल होगा उसी तरफ इसकी नीडल मूव करती जाएगी। और आप अगर इस फील्ड को लाइंस की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो इस कंपास को जैसे जैसे आप इस मैग्नेट के अराउंड मूव करवाते जाएंगे वैसे वैसे ये नीडल मूव करती जाएगी। जिस तरफ ये नीडल रोटेट करती जाए उसी तरफ आप पॉइंट्स ड्रॉ करते जाएंगे। जैसे आप पॉइंट्स को मिलाएंगे आपस में तो आपके पास यही जो फील्ड है, इफेक्ट है, ये लाइंस की फॉर्म में रिप्रेजेंट हो जाएगा। इसको हम आगे भी डिस्कस करेंगे, ठीक है जी। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे हैरानकुन बात ये है कि जब हमने कहा कि मैग्नेट जहाँ होगा वहाँ फील्ड होगा, तो वहीं पे दो दोस्त थे, ऑरस्टेड एंड एम्पेयर। ये दोनों दोस्त क्या कर रहे थे कि एक कंडक्टर इन्होंने लिया और उस कंडक्टर को एक बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया। तो जैसे ही बैटरी के साथ एक कंडक्टर को कनेक्ट किया तो जैसे ही उस कंडक्टर में से करंट फ्लो करने लगा तो उस कंडक्टर के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो गया। तो इन्होंने उस मैग्नेटिक फील्ड को चेक करने के लिए कंपास लिया। कंपास को जैसे ही कंडक्टर के करीब लेके आए तो कंपास की नीडल ने मूव करना शुरू कर दिया। तो ये समझ गए कि जब कंडक्टर में से करंट फ्लो करता है तो उस कंडक्टर के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो जाता है। तो यही चीज़ हमने यहाँ पे डिस्कस की हुई है, आपकी बुक में भी यही डायग्राम बनाई हुई है कि लेट्स सपोज अगर आपके पास एक स्ट्रेट वायर कंडक्टर है, वायर है, मेटालिक वायर है, उसको जब आप एक बैटरी के साथ कनेक्ट करते हैं तो इसका मतलब उस वायर में से करंट फ्लो होता है। जब उस वायर में से, कंडक्टर में से करंट फ्लो होगा तो उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो जाएगा। उसी मैग्नेटिक फील्ड को अगर आप डिटेक्ट करना चाहते हैं तो आप क्या करें जी, कंपास लें। उस कंपास को आप इसी कंडक्टर के अराउंड यहाँ पे पहले रखें तो उसकी नीडल इस तरफ
मूव कर जाएगी। जब आप उसी कंपास को यहाँ पे आके रखेंगे तो उसकी नीडल इस तरफ मूव कर जाएगी। जब उसी कंपास को आप यहाँ पे रखेंगे तो उसकी नीडल इस तरफ मूव कर जाएगी। इसी तरह आप जहाँ मर्जी रखेंगे तो जिस तरफ आपके कंपास की नीडल मूव करती जाए उसी तरफ आप पॉइंट्स ड्रा करते जाएं, और जब आप उन पॉइंट्स को मिलाएंगे तो इस तरह का आपके पास फील्ड आ जाएगा। इसका मतलब स्ट्रेट वायर कंडक्टर में जब करंट फ्लो करता है तो उसके अराउंड जो मैग्नेटिक फील्ड पैदा होता है वो सर्कुलर होता है, वो सर्कुलर फॉर्म में पैदा होता है। ठीक है, इसी तरह स्टूडेंट्स याद रहे कि कंडक्टर के करीब जो है वो फील्ड स्ट्रांग होगा, और कंडक्टर से जैसे जैसे आप वायर से दूर जाएंगे तो फील्ड क्या होता जाएगा, वीक होता जाएगा। अब जब इसी स्ट्रेट वायर कंडक्टर को जब हमने टाइटली वाउंड किया इस तरह से कॉइल की शक्ल में, तो जैसे ही इस स्ट्रेट वायर को हमने इस तरह से टाइटली वाउंड किया तो ये एक सिलेंड्रिकल कॉइल बन गई, जिसको हमने नाम दिया जी सोलेनॉइड का। इसको आगे वाले टॉपिक में हम डिटेल में चैप्टर 14 में डिस्कस करेंगे। अभी क्योंकि हमारी बुक में इस तरह की डायग्राम यूज़ की गई है तो इसीलिए हम आपको थोड़ा सा इसका हिंट दे रहे हैं। ठीक है, जब उसी स्ट्रेट वायर को इस तरह से आपने वाउंड किया तो हमारे पास ये सिलेंड्रिकल एक कॉइल बन गई जिसको हम सोलेनॉइड का नाम देते हैं। अब इसको जब हम एक बैटरी से कनेक्ट करेंगे तो करंट फ्लो करेगा। वो करंट जो है वो यहाँ से स्ट्रेट लाइन में फ्लो नहीं करेगा बल्कि रोटेट करता हुआ जाएगा इस तरह से। ठीक है, अब इस तरह से जब करंट रोटेट करता हुआ इसमें से फ्लो करेगा तो इसके अराउंड भी मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगा। उसी मैग्नेटिक फील्ड को हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है कि इस सोलेनॉइड कॉइल के जो अंदर है फील्ड वो स्ट्रेट लाइन में है। ठीक है, और बाहर स्ट्रेट लाइन में नहीं है। अब ये किस तरह से होता है, इसकी डायरेक्शन कैसे आई, इसको हम चैप्टर 14 में डिस्कस करेंगे। अभी सिर्फ आप ये याद रखें कि जब स्ट्रेट वायर कंडक्टर में से करंट फ्लो करता है तो उसके अराउंड फील्ड सर्कुलर फॉर्म में होता है। जब रोटेशनल फॉर्म में मतलब सर्कुलर फॉर्म में करंट फ्लो करता है तो उसके इनसाइड जो फील्ड होता है वो स्ट्रेट लाइन में होता है। ठीक है जी, अब स्टूडेंट्स यहीं से हम मैग्नेटिक इफेक्ट की स्टेटमेंट लिखते हैं कि प्रेजेंस ऑफ करंट इज ऑलवेज अकम्पनीड बाय मैग्नेटिक फील्ड इन द सराउंडिंग, कि जब किसी कंडक्टर में से या मेटालिक वायर में से करंट फ्लो करेगा तो उसके अराउंड ज़रूर मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगा। ठीक है जी, उसके बाद देखते हैं कि यही जो मैग्नेटिक फील्ड होगा ये किन फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा। तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड है वो डिपेंड करेगा डिस्टेंस फ्रॉम करंट सोर्स, कि वो डिपेंड करता है कि जो आपके पास करंट का सोर्स है उससे आप कितनी दूरी पे है। ठीक है, मतलब हम सीधा कह सकते हैं कि जो B है मैग्नेटिक फील्ड है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है R के, कि अगर आपका डिस्टेंस ज़्यादा होगा तो फील्ड कम होता जाएगा, अगर डिस्टेंस कम होगा तो फील्ड ज़्यादा होगा। मतलब अगर मैं यहाँ पे देखना चाहूँ कि स्टूडेंट्स गौर कीजिएगा कि ये मैं कंसीडर कर लेता हूँ पॉइंट A और ये मैं कंसीडर कर लेता हूँ पॉइंट B। अब मैं पूछता हूँ कि बताइए A और B वाले पॉइंट्स में से किस पॉइंट पे फील्ड ज़्यादा है, स्ट्रॉन्ग है। तो यहाँ पे देखिएगा कि इस कंडक्टर से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो कम है और यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो ज़्यादा है। तो इसका मतलब A वाले पॉइंट का अगर डिस्टेंस कम है तो A वाले पॉइंट पे फील्ड ज़्यादा होगा, स्ट्रॉन्ग होगा, B वाले पॉइंट पे फील्ड कम होगा। ठीक है, इसी तरह दूसरा हमारे पास पॉइंट क्या है, अमाउंट ऑफ करंट। जो मैग्नेटिक फील्ड है वो करंट पे भी डिपेंड करता है। B जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा करंट के, I के। मतलब अगर यहाँ से आप करंट बढ़ाएंगे तो फील्ड भी बढ़ जाएगा, अगर करंट कम करेंगे तो फील्ड भी कम हो जाएगा। ठीक है जी, इसी तरह लास्ट में हमारे पास एप्लीकेशंस हैं जी मैग्नेटिक इफेक्ट की, जिसमें हम फैन, मोटर या गैल्वेनोमीटर का नाम यूज़ कर सकते हैं। लेकिन इसको समझने के लिए आपने सिर्फ एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है कि स्टूडेंट्स मैग्नेटिक इफेक्ट वहाँ होगा जिन डिवाइसेस में करंट फ्लो करे और वो डिवाइसेस मूव करें। करंट की वजह से जो चीज़ें मूव करेंगी वहाँ मैग्नेटिक इफेक्ट लाजमी होगा। इस तरह आपके पास एग्जांपल क्या है, फ़ैन। अब जब आप फ़ैन मतलब स्विच ऑन करते हैं तो फ़ैन क्या करता है, रोटेट। इसका मतलब रोटेशन की वजह से वहाँ पे मैग्नेटिक इफेक्ट लाजमी होगा। इसी तरह आपके पास मोटर है, मोटर के अंदर कॉइल होती है, वो भी जब रोटेट करती है तो वहाँ पे भी आपके पास मैग्नेटिक इफेक्ट होगा। इसी तरह गैल्वेनोमीटर भी, इसके अक्रॉस भी आपका मैग्नेटिक इफेक्ट लाजमी होगा। ये आपकी बुक में नहीं बताया गया इसके बारे में, लेकिन थोड़ा सा हिंट दिया गया है। अगर आप यहाँ से थोड़ा सा गौर करें तो यहाँ पे एक लाइन लिखी हुई है कि मैग्नेटिक इफेक्ट इज यूटिलाइज्ड इन द डिटेक्शन एंड मेजरमेंट ऑफ द करंट।
अब करंट को डिटेक्ट करने के लिए हम कौन सी डिवाइस यूज़ करते हैं, या गैल्वेनोमीटर या एमीटर। इसका मतलब वहाँ पे भी मैग्नेटिक इफेक्ट होगा। कैसे पता चलेगा कि जब आप गैल्वेनोमीटर को किसी बैटरी के साथ कनेक्ट करेंगे तो जैसे ही उस कंडक्टर में से करंट फ्लो करेगा, तो इसका मतलब जैसे ही गैल्वेनोमीटर में से करंट पास करेगा तो गैल्वेनोमीटर की नीडल जो है वो मूव करेगी। तो देखें, जो चीज़ें मूव करती हैं करंट की वजह से वहाँ मैग्नेटिक इफेक्ट लाजमी होगा। तो इसका मतलब गैल्वेनोमीटर या एमीटर है, वहाँ पे भी हमारे पास मैग्नेटिक इफेक्ट लाजमी होगा। तो ये थी स्टूडेंट्स हमारी आज की डिस्कशन। आज के लिए इतना ही। दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।